नमस्कार। आज के इस एजुकेशनल विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना कि ये विशाल ब्रह्मांड आखिर बिखर क्यों नहीं जाता। जिन चीज़ों को हम रोज छूते हैं, जो पानी हम पीते हैं, यहाँ तक कि हमारे शरीर का निर्माण करने वाले अणु, ये सब आपस में जुड़े कैसे रहते हैं। तो चलिए आज रासायनिक आबंधन यानी केमिकल बॉन्डिंग की इसी रहस्यमयी और बिल्कुल अद्भुत दुनिया में एक साथ गोता लगाते हैं। ठीक है, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज की हमारी वैज्ञानिक यात्रा की रूपरेखा क्या होने वाली है। हम शुरुआत करेंगे कॉसिल लुईस और अष्टक नियम से, फिर उसकी सीमाओं पर बात करेंगे। उसके बाद संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर संकरण या हाइब्रिडाइजेशन, और अंत में सबसे एडवांस्ड आणविक कक्षक सिद्धांत यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तक जाएंगे। अब आगे बढ़ने से पहले एक बेहद बुनियादी सवाल उठता है, परमाणु संयुक्त ही क्यों होते हैं? मतलब ऐसा क्यों है कि उत्कृष्ट गैसों जैसे कुछ तत्व प्रकृति में बिल्कुल स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं, जबकि अन्य तत्व हमेशा एक दूसरे से चिपके रहते हैं या बंधे रहते हैं? सच मानिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसने दशकों तक बड़े बड़े वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ाई, और इसी ने रासायनिक आबंधन के विज्ञान की मजबूत नींव रखी। और इस बड़े रहस्य का जवाब इस छोटी सी परिभाषा में छिपा है। असल में रासायनिक आबंध या केमिकल बॉन्ड वो आकर्षण बल है जो विभिन्न परमाणुओं या आयनों को आपस में मजबूती से बांध कर रखता है। अगर सरल शब्दों में कहें तो ब्रह्मांड में हर एक चीज ज्यादा से ज्यादा स्थायी यानी स्टेबल होने की कोशिश करती है। आबंधन स्थायित्व पाने के लिए अपनी ऊर्जा को कम करने का प्रकृति का अपना एक शानदार, एकदम जादुई तरीका है। परमाणु बस इसीलिए एक साथ आते हैं ताकि उनकी कुल ऊर्जा कम हो सके और वे एकदम रिलैक्स्ड यानी स्थायी अवस्था प्राप्त कर सकें। तो चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं, कोसल लुईस अवधारणा, अष्टक नियम और उत्कृष्ट गैसों की अक्रियता। आबंधन को समझाने का सबसे पहला संतोषजनक प्रयास साल 1916 में हुआ था। वैज्ञानिक लुईस ने परमाणु की कल्पना एक धनावेशित कर्नेल के रूप में की, जिसके चारों ओर एक घन यानी क्यूब है। जरा सोचिए, एक खाली डिब्बा जिसके 8 कोने हैं। परमाणु बस अपने इलेक्ट्रॉन साझा करके इन्हीं 8 कोनों को भरने और अपना अष्टक यानी ऑक्टेट पूरा करने की होड़ में लगे रहते हैं। उत्कृष्ट गैसें इसलिए अक्रिय होती हैं क्योंकि उनका डिब्बा यानी बाहरी कक्ष पहले से ही पूरे 8 इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है। बाकी सभी परमाणु बस इलेक्ट्रॉन देकर, लेकर या साझा करके किसी तरह इस जादुई संख्या 8 तक पहुंचने की जद्दोजहद करते हैं। अब सवाल है कि इन लुई बिंदु संरचनाओं को कागज पर कैसे उतारा जाए। इसका एक बहुत ही सेट व्यवस्थित तरीका है। सबसे पहले अणु के सभी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ लिया जाता है। अगर कोई ऋणायन यानी नेगेटिव आयन है तो उसके ऋणानेश के बराबर इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिए जाते हैं और धनायन होने पर घटा दिए जाते हैं। फिर परमाणुओं का एक बेसिक स्केलेटन या आधारभूत संरचना बनाकर इन इलेक्ट्रॉन जोड़ों को बांट दिया जाता है। एक उदाहरण लेते हैं, कार्बोनेट आयन। इसकी संरचना बनाते समय कुल संयोजकता इलेक्ट्रॉनों में 2 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस आयन पर 2 ऋणावेश होते हैं। है ना बिल्कुल सीधा सा गणित। लेकिन विज्ञान में कोई भी नियम अंतिम नहीं होता। तो आइए भाग 2 की तरफ बढ़ते हैं, अष्टक नियम की सीमाएं और इसके कुछ बेहद दिलचस्प अपवाद। जैसा कि हम जानते हैं, विज्ञान हमेशा आगे बढ़ता रहता है। अब इस बात पर गौर करना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि कुछ यौगिक तो अष्टक नियम को मानते ही नहीं। विस्तारित अष्टक या एक्सपैंडेड ऑक्टेट का ही उदाहरण ले लीजिए। ऐसे कई यौगिक हैं जिनके केंद्रीय परमाणु के पास 8 से कहीं ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड यानी SF6 इसका एक क्लासिक उदाहरण है। यहां सल्फर के चारों ओर पूरे 12 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ये साफ दिखाता है कि अष्टक नियम कोई पत्थर की लकीर या सार्वभौमिक नियम नहीं है। और बस यहीं से एक नई वैज्ञानिक सोच का जन्म होता है। देखिए, लुईस की अवधारणा कागज पर संरचनाएं बनाने के लिए तो ठीक है, लेकिन ये गहराई में जाकर ये बिल्कुल नहीं समझा पाती कि असल में ये रासायनिक आबंध बनते कैसे हैं। जैसे कि ये थ्योरी ये नहीं बता पाती कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन जैसे अणुओं की आबंध वियोजन ऊर्जा और उनकी आबंध लंबाइयां एकदम अलग अलग क्यों हैं, जबकि दोनों में ही एक सिंगल आबंध होता है। तो यहां सोचने वाली बात यह है कि अब विज्ञान का अगला कदम क्या होना चाहिए। यही एंट्री होती है हमारे तीसरे भाग की संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसे हम वैलेंस बॉन्ड थियरी या शॉर्ट में VBT भी कहते हैं। पुरानी कमियों को दूर करने के लिए क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित एक बिल्कुल नया प्रतिमान सामने आया। VBT का मुख्य आधार बहुत ही सीधा लेकिन सच में क्रांतिकारी है।
होता यह है कि जब दो परमाणु एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके वो परमाणु कक्षक यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिनमें अकेले या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भौतिक रूप से एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। इसे हम अतिव्यापन या ओवरलैप करना कहते हैं। और इसी कक्षक अतिव्यापन का सीधा नतीजा होता है इलेक्ट्रॉनों का साझा होना और एक मजबूत सहसंयोजी आबंध का बनना। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब S और P कक्षक आपस में मिलते हैं तो उनका धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य अतिव्यापन हो सकता है। कक्षकों के इस अतिव्यापन की अपनी एक दिशा होती है और यही दिशात्मक विशेषताएं अणुओं को उनकी वो खास ज्यामितीय आकृतियां यानी 3D शेप्स देती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो कक्षक जिस दिशा में एक दूसरे के साथ सबसे परफेक्ट तरीके से ओवरलैप करते हैं, आबंध भी बिल्कुल उसी दिशा में बनता है। चलिए अब अपने चौथे भाग की ओर रुख करते हैं, कक्षकों का संकरण या हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। अब एक और पेंच फंसा। अकेली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मीथेन CH4 जैसे अणुओं की सटीक आकृतियों को पूरी तरह समझा नहीं पाई। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए महान वैज्ञानिक लिनस पॉलिंग ने संकरण का कमाल का आइडिया दिया। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि संकरण वास्तव में ऊर्जा को दोबारा बांटने यानी पुनर्वितरण की एक प्रक्रिया है। इसे ऐसे समझें जैसे अलग अलग रंग के पेंट को मिलाना। लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर बिल्कुल एक जैसे आकार और ऊर्जा वाले नए संकरित कक्षक बना लेते हैं। अब परमाणु आबंध बनाने के लिए अपने पुराने शुद्ध कक्षकों की जगह इन्हीं नए फ्रेश संकरित कक्षकों का ही इस्तेमाल करते हैं। अमोनिया यानी NH3 अणु के बनने की प्रक्रिया पर जरा गौर करते हैं। इसमें केंद्रीय नाइट्रोजन परमाणु sp3 संकरित होता है। इसके 4 sp3 कक्षकों में से 3 तो हाइड्रोजन के s कक्षकों के साथ बढ़िया अतिव्यापन करके सिग्मा आबंध बना लेते हैं। लेकिन उस चौथे कक्षक का क्या? उसमें इलेक्ट्रॉनों का एक एकाकी युग्म, जिसे हम लोन पेयर कहते हैं, वो चुपचाप बैठा रहता है और बस इसी लोन पेयर के कारण अमोनिया की आकृति एकदम सममित या सिमेट्रिकल न रहकर थोड़ी पिरामिड जैसी यानी पिरामिडीय हो जाती है। अब अमोनिया की तुलना सीधे जल यानी H2O के अणु से करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जल में ऑक्सीजन परमाणु भी sp3 संकरित ही है, लेकिन यहां खेल थोड़ा अलग है। यहां 2 संकरित कक्षकों में लोन पेयर्स बैठे होते हैं। इन 2 लोन पेयर्स के बीच इतना जबरदस्त प्रतिकर्षण या रिपल्शन होता है कि आबंध कोण बेचारा दब जाता है और जल के अणु का आकार मुड़कर V शेप का हो जाता है। यह हाइब्रिडाइजेशन का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है, जो दिखाता है कि कैसे सिर्फ इलेक्ट्रॉनों के जोड़े पूरे के पूरे अणु का आकार ही बदल कर रख सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये वैज्ञानिक समझ कैसे अपनी चरम सीमा तक पहुंचती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT का मानना है कि परमाणु कक्षक अतिव्यापन तो करते हैं लेकिन अपनी अलग पहचान बनाए रखते हैं। लेकिन विज्ञान ने यहाँ एक और बहुत लंबी छलांग लगाई। नए आणविक कक्षक सिद्धांत यानी MOT ने ये क्रांतिकारी विचार रखा कि परमाणु कक्षक आपस में मिलकर पूरे अणु के लिए पूरी तरह से नए कक्षक ही बना डालते हैं। मतलब पुरानी पहचान खत्म और नए आणविक कक्षक तैयार। और यही हमारा 5वां और सबसे एडवांस्ड भाग है, आणविक कक्षक सिद्धांत या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। रासायनिक आबंधन के इस सबसे एडवांस्ड सिद्धांत का कहना है कि जिस तरह परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षकों में रहते हैं, ठीक उसी तरह पूरे अणु के इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षकों में रहते हैं। अब चूंकि पूरे अणु के लिए जटिल श्रोडिंजर समीकरणों को गणितीय रूप से हल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए वैज्ञानिक LCO सन्निकटन यानी अप्रॉक्सीमेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसे पानी की लहरों की तरह समझा जा सकता है। जब परमाणु तरंग फलन जुड़ते हैं तो आबंधन कक्षक बनते हैं और जब वो एक दूसरे से घटते हैं या टकराते हैं तो अनाबंधन कक्षक तैयार होते हैं। इस आणविक कक्षक सिद्धांत की असली ताकत इसके सटीक पूर्वानुमानों में ही तो है। ये थ्योरी गणितीय रूप से साबित करती है कि हाइड्रोजन अणु में 2 इलेक्ट्रॉन आबंधन कक्षक में आराम से रहते हैं, जिससे इसकी आबंध कोटि या बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। इसीलिए H2 एक स्थायी अणु है। लेकिन हीलियम के मामले में कहानी बदल जाती है। कुल 4 इलेक्ट्रॉन आबंधन और अनाबंधन कक्षकों में बराबर बंट जाते हैं। वो अनाबंधन इलेक्ट्रॉन आबंधन के प्रभाव को पूरी तरह से कैंसिल कर देते हैं, जिससे बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाता है। और यही कारण है कि हीलियम का अणु He2 इस प्रकृति में कभी बन ही नहीं सकता। है ना बिल्कुल माइंड ब्लोइंग? तो इस एजुकेशनल विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। जरा विचार किया जाए कि इन अदृश्य और सूक्ष्म कक्षकों का ये जो अतिव्यापन है, ये हमारे आसपास की इस विशाल दुनिया को कैसे कंट्रोल करता है।
हमारे पीने वाले पानी का बहना हो या सांस लेने वाली हवा के गुण, इन सभी बड़ी बड़ी चीजों के पीछे बिल्कुल सूक्ष्म स्तर पर यही क्वांटम यांत्रिकी और कक्षकों का जादुई खेल चल रहा है। इस ब्रह्मांड को समझने की यात्रा में अभी बहुत कुछ बाकी है। अगली बार तक के लिए विज्ञान के इन अद्भुत रहस्यों को ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहना चाहिए।